तो यहां पर इशरत जहां मामले की जांच के लिए बनी गुजरात हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी के सदस्य रहे और इसके पूर्व प्रमुख रहे सतीश वर्मा का एक अहम बयान सामने आया है, जहां पर उनसे बातचीत की है एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन ने और इसमें उन्होंने कई अहम दावे किए हैं। एक अहम दावा उन्होंने इशरत जहां को लेकर यह किया है कि जो थ्योरी बताई जाती रही कि वो आतंकी थी, वो लश्कर तैयबा से जुड़ी हुई थी, इस बात के उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिले। वो इतने दिनों तक अपने घर से बाहर कभी रही ही नहीं कि वो इतनी कड़ी ट्रेनिंग ले सके। एक बार हम सुन लेते कि मीडिया से अभी तक क्या क्या कहा है सतीश वर्मा। में चुप थे बहुत दिनों से, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है कल, और आपको दिखाते क्या बात कही उन्होंने। आईबी इस पूरे मामले में अंदर तक इन्वॉल्व थी और आईबी के अधिकारियों ने इन लोगों को गैर कानूनी कस्टडी में रखा था और उसके बाद एक प्रीमेडिटेटेड तरीके से, पहले से एक पूर्व योजित तरीके से इन लोगों का मर्डर किया गया। तो बात तो यह है, हकीकत जो इन्वेस्टिगेशन के बाद निकली वो सिर्फ इंटेलिजेंस देने तक इनका रोल सीमित ही नहीं था, बहुत ज्यादा था। और यही वजह है कि वो ये चाहते थे कि ये इनकाउंटर सही है, ये दिखाने के लिए मनी साहब ने वो सारी एफिडेविट में डिटेल्स लिखी थी जो आईबी ने ही उन्हें बताई थी। ये जो इन्होंने टॉर्चर की बात की है कि फिजिकल टॉर्चर, सिगरेट, सीबीआई की तफ्तीश में, उनके इन्वेस्टिगेशन में कभी भी किसी भी आदमी को इस तरह की हरकत नहीं की जाती है। और फर्ज करिए कि मैंने की हो तो ये बहुत बड़ा मतलब मिसकंडक्ट होगा और शायद अपराध भी होगा कानून में। और वो खुद एक अफसर रहे हैं भारत सरकार के, उनको इतना पता होगा कि उसके बारे में वो मतलब मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही कर सकते थे। She was introduced to Javed for the first time. इशरत 1 मई 2004 को पहली बार जावेद से मिली और 15 जून 2004 को मुठभेड़ में मारी गई। इन 45 दिनों में वो 10 दिन के लिए जावेद के साथ यूपी और गुजरात गई और होटलों में रुकी। इसके अलावा पूरी जिंदगी में उसका कॉलेज से गैर हाजिर रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो गरीब परिवार से थी और ट्यूशन पढ़ाती थी, वहाँ भी उसके गैर हाजिर रहने का रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए मेरा सवाल ये है कि लश्कर के एक आतंकी की ट्रेनिंग के लिए कितना समय चाहिए, और दूसरा ये कि एक फिदायीन की ट्रेनिंग के लिए कितना समय चाहिए। ये पूरी तरह से बकवास है। सच ये है कि इशरत की मौत कोलेटरल डैमेज थी क्योंकि वो 3 संदिग्ध लोगों के साथ थी। इशरत के बारे में कोई खुफिया जानकारी भी नहीं थी, इसलिए उसकी मौत के बाद उसे आतंकी बताने की कोशिश शुरू हो गई। ये सब उसी मुहिम का हिस्सा था जो कि काफी अमानवीय, असंवेदनशील और गलत बात थी। And once they started painting her bad, it is part of that campaign. श्रीनिवासन जैन अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। वासु, आपकी इंटरव्यू अंग्रेजी में है इसलिए हम पूरा दिखा नहीं पा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, एक थोड़ा जिसको ऑपरेटिव पार्ट कह सकते हैं हमने दिखाया, बाकी क्या क्या कहा सतीश वर्मा ने, हमें जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैंने सतीश वर्मा से ये पूछा कि जो उनके खिलाफ आरोप हैं, जो आरवीएस मनी फॉर्मर होम मिनिस्ट्री में ऑफिशियल है, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि सतीश वर्मा ने उनको टॉर्चर किया, उनको सिगरेट बट्स के साथ जलाया, तो कि आरवीएस मनी आईबी को इसमें इम्प्लीकेट करें। तो इसमें सतीश वर्मा का कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये बहुत ही मतलब नॉनसेंसिकल जो उन्होंने वर्ड यूज किया एलिगेशन है। इस तरह से अगर कुछ किया होता तो आरवीएस मनी क्यों नहीं इसको लेकर पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि 2013 में जब मनी ने ये सबसे पहले रेज किया था तो उन्होंने कोर्ट को दिए हुए एफिडेविट में टॉर्चर का कहीं जिक्र नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ कहा था कि उनके साथ कोअर्जन हुआ है, मतलब एक तरह से उन्हें जबरदस्ती से कुछ कहने को या कुछ लिखने को कहा गया था, लेकिन टॉर्चर का कोई जिक्र नहीं किया गया। दूसरा, जब मैंने उनसे ये पूछा कि जीके पिल्ले जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी है, उन्होंने आके ये कहा कि ये एलईटी का जो एक मॉड्यूल था वो आ रहा था और एक आईबी के सक्सेसफुल ऑपरेशन में उसको एलिमिनेट किया गया। तो ये एक बहुत ही जीके पिल्ले के वर्ड में एक ब्रिलियंट आईबी ऑपरेशन था। तो सतीश वर्मा का कहना था कि ये एक ब्रिलियंट आईबी ऑपरेशन हो सकता था शुरुआत में, लेकिन ये एक फेक एनकाउंटर में खत्म हुआ। उनका ये कहना था कि आईबी ऑपरेशन का मतलब ये है कि लोग अगर आ रहे थे टेररिस्ट, तो आईबी को उसकी पूरी जानकारी थी और उन्होंने उनको कैद किया, कैप्चर किया। तो अगर कैद और उन्हें कैप्चर किया तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया, उनको एग्जीक्यूट क्यों किया। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने जो पूरी इस बात को इन्वेस्टिगेट की है उससे ये साफ सामने आता है कि ये एक
कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन, मतलब एक पूरी तरह से मर्डर था। ये किसी भी तरह से कानूनी दायरे में नहीं किया गया। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जहां तक इशरत जहां का सवाल है, उस पर इतने सवाल उठाए गए हैं कि क्या वो लश्कर तैयबा की मेंबर थी कि नहीं, क्योंकि डेविड हेडली ने भी इस बात का जिक्र किया है। लश्कर तैयबा ने खुद इस बात को अपने न्यूज लेटर में पब्लिश किया है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने इस बात की बहुत ही जांच की, लेबोरियस इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शब्द यूज किया, बहुत ही बारीकी से इस बात को सीबीआई ने जांचा, लेकिन कोई मटेरियल से ये सामने नहीं आता कि इशरत, छोड़िए कि वो एलईटी ऑपरेटिव थी, वो सुसाइड बॉम्बर और फिदाइन हो ही नहीं सकती। जो उसका एसोसिएशन था जावेद के साथ या जो बाकी लोगों के साथ था, वो बहुत ही कम वक्त का था और इस टाइम में उसकी किसी तरह से ट्रेनिंग नहीं हो सकती। लास्टली उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मामले को वो कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। वो कोर्ट में इस बात को रेज करेंगे कि जो आईबी ऑफिसर्स जिनको इस चार्जशीट में नेम किया गया था, और होम मिनिस्ट्री जैसे आप जानते हैं उनको सैंक्शन प्रोसिक्यूट के लिए मना परमिशन नहीं दी गई थी सीबीआई को, तो इस बात को कोर्ट में रेज करेंगे कि उन्हें क्यों नहीं सैंक्शन दिया जा रहा। ये केस को एक तरह से दबाने की बात की जा रही है। ऑनेस्ट जी वासु, आप बता रहे हैं कि इशरत को लेकर वो बहुत बारीकी से जांच कर रहे थे और उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। ये भी कहा जा रहा है कि इशरत कवर हो सकती थी उन लोगों के लिए जो कि शायद आतंकी थे, ऐसी सूचना मिली थी, क्योंकि आईबी की सूचना में सतीश वर्मा के मुताबिक इशरत का जिक्र नहीं था। तो क्या उसके कवर होने की भी उन्होंने कुछ जांच की? इस बारे में उन्हें कुछ पता चला? उनका ये कहना था कि इशरत एक ऐसी लड़की थी जो अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से, वो काफी गरीब परिवार से आती थी, उन लोगों के साथ फंस गई थी जिनके इरादे ठीक नहीं थे। तो जो बाकी 3 लोग थे उनके इरादे ठीक नहीं थे। पूरा सस्पेशन था कि वो किसी तरह से मिलिटेंट या टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और इशरत को शायद इसकी कुछ जानकारी हो या पूरी जानकारी ना हो, लेकिन वो जावेद के साथ हर जगह जाती थी। जावेद का एक तरह से वो कह रहे थे कि वो कवर हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो वहां पे उस वक्त मौजूद थी तो इसलिए उसको मार दिया गया। उसने वर्ड यूज किया अंग्रेजी में कि इशरत कोलैटरल डैमेज थी, मतलब वो मेन टारगेट नहीं थी, लेकिन वो एक तरह से क्योंकि वहां विटनेस थी उसको मार दिया गया। और उसको मारने के बाद, जैसे आप कह रहे हैं कि इनिशियली वो आईबी इनपुट में नहीं थी, उसको मारने के बाद एक स्टोरी उनको खड़ा करनी पड़ी कि वो किस तरह से वो भी एलईटी की ऑपरेटिव है। और इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो पहला एमएचए का एफिडेविट था, जिसको लेके काफी बवाल हो रहा है, कि उस एफिडेविट में सिर्फ यही प्रूफ था इशरत एलईटी की मेंबर थी कि उन्होंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मतलब इंडियन न्यूज़पेपर रिपोर्ट को उसका उन्होंने अटैच किया है जो एलईटी के माउथपीस का जिक्र कर रहे हैं। तो मतलब कोई इंटेलिजेंस इनपुट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुए। आईबी खुद अखबारों के बेसिस पे कह रही है कि इशरत एलईटी की। तो इस लिहाज से वासु, जो चिदम्बरम पर आरोप है, जिसे वो मान भी रहे हैं कि सितंबर 2009 का दूसरा एफिडेविट उन्होंने बदला, वो क्या सतीश वर्मा के लिहाज से ठीक था? देखिए, सतीश वर्मा का यह कहना था कि जो पहला एफिडेविट था वो बिल्कुल ही मतलब एक बेबुनियाद एफिडेविट था जो आईबी ने ड्राफ्ट किया है। उनका ये कहना है कि आरवीएस मनी ने खुद माना है कि पहला एफिडेविट आईबी ने ड्राफ्ट किया था, क्योंकि उस एफिडेविट में ऐसी चीजें हैं जो होम मिनिस्ट्री के दायरे में नहीं आती। होम मिनिस्ट्री एज अ सेंटर सिर्फ इस बात को रिस्पॉन्ड करना था कि क्या ये सीबीआई जांच के लिए ठीक है कि नहीं, और होम मिनिस्ट्री उन बातों में चली गई जिनका कोई इससे होम मिनिस्ट्री सेंटर के रिस्पॉन्स से ताल्लुक नहीं रखता था। तो उन्होंने ये कहा कि उसके बाद जैसे ही एफिडेविट सबमिट हुई, उसके बाद एक अहमदाबाद सिटी मैजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, जिसे एसपी तमंग रिपोर्ट की कहा जाता है, वो आई और उसमें साफ साफ कहा गया कि ये फेक एनकाउंटर है। उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने अपना पोजीशन को थोड़ा बदला, अमेंड किया। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये अमेंडेड एफिडेविट है उसमें उन्होंने कोई उस तरह से कुछ गलत बात नहीं देखी, बल्कि उन्होंने कहा जो पहला एफिडेविट को देखा जाए तो उसमें बहुत सारे अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशंस हैं जिसका वहां पे जिसका इंट्रोडक्शन करना ही गलत था। वासु, एक तो इशरत जहां की बात हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर था, कोलैटरल डैमेज था। क्या एसआईटी को कोई एविडेंस मिला कि जावेद शेख टेररिस्ट थे? कोई एविडेंस मिला कि अमजद अली और जीशान जौहर ये टेररिस्ट थे? देखिए, अगर आप एसआईटी और बाकी सीबीआई के रिपोर्ट में भी जाएंगे तो उन्होंने अमजद अली और जीशान जौहर के बारे में कहा है कि वो जरूर हो सकता है कि उनको कुछ पाक बेस्ड मिलिटेंट आउटफिट से उनका संबंध था। और जहां तक जावेद का सवाल है,
जावेद का देखा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि उसका एक क्रिमिनल पास्ट था, मतलब वो कुछ राउडी एलिमेंट्स का वर्ड भी यूज किया गया है जिससे वो इन्वॉल्व था, और हो सकता है कि वो इन लोगों के साथ किसी तरह से उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज में किसी तरह से जुड़ा हुआ था। तो जावेद के बारे में इतना क्लियरली नहीं है जितना बाकी अमजद अली और ज़ीशन जौहर के बारे में है, लेकिन तीनों का एक तरह से कहा गया है कि वो जरूर कुछ इलीगल एक्टिविटी, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन इशरत के बारे में साफ साफ सीबीआई की चार्जशीट ने कहा है, और ये बात इतनी सामने नहीं आती, that there is no evidence to indicate that she had any terrorist link। मतलब कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे इंडिकेट होता है कि इशरत का कोई टेररिस्ट कनेक्शन था। मैं देख रहा था आपके इंटरव्यू में वो बता रहे हैं कि इशरत का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कॉलेज से कभी कॉलेज उन्होंने मिस किया, तो ट्रेनिंग अगर करना होता तो कम से कम कहीं पे तो वो गायब रहती। जी, उनका ये कहना है कि इशरत और जावेद का संबंध कुछ सिर्फ 10 दिनों का था, तो उससे पहले उनका इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही जिससे वो कह सकते हैं कि किसी तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका संबंध हो, या वो अपने घर और कॉलेज की जो एक तरह से जो दुनिया है उससे बाहर निकली हो। तो 10 दिन में उनका कहना है कि उसे पूरी तरह से ट्रेन्ड एलईटी का कोई मेंबर होना ये बहुत ही असंभव है, और इन और कई बाकी बेसिस के आधार पे उन्होंने ये कंक्लूजन पाया है। लेकिन और बस आपको एक महत्वपूर्ण बात जो कभी कभी रह जाती है उसका मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक हाई कोर्ट का सवाल था जिसने ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर किया, उसने साफ साफ सीबीआई को इंस्ट्रक्ट कहा था कि इन लोगों की आइडेंटिटीज जो है उस पर आप बिल्कुल मत जाइए। अच्छा। आपका वो काम नहीं है, आपका सिर्फ काम है आप ये बताइए ये फेक एनकाउंटर था या नहीं। तो अच्छा। सीबीआई और बाकी एजेंसीज ने साफ साफ कहा है कि हमने इस बात की ठीक से पूरी जांच नहीं की है, जो भी हम कह रहे हैं इनके बारे में ये बहुत प्राइमा फेसी बेसिस पे है। वासु, इसके अलावा एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि इन लोगों को अवैध हिरासत में रखा गया और उसके बाद इन्हें मार दिया गया आईबी द्वारा। और इससे पहले हम जीके पिल्ले का बयान देख चुके हैं, वो कह रहे थे कि ये बहुत सफल ऑपरेशन था जहां पर ये एलईटी से जुड़े हुए थे, इन्हें यहाँ लाया गया और इसे इस तरह से अंजाम दिया गया। तो इनके बारे में कुछ तो सूचना रही होगी, अगर उन्होंने ये आईबी की बात कही है कि उन्हें हिरासत में रखा गया अवैध तौर पर, इन्हें यहाँ लाया गया, इसमें कितना दम है? देखिए, ये एक तरह से आईबी का रोल जिस पे इतना प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, जीके पिल्ले ने अपने बयान से उस बात को वेरीफाई कर दिया है। कहा है कि ये बहुत ही बढ़िया और सक्सेसफुल आईबी ऑपरेशन था। इसे कहते हैं एक प्लान्ड ऑपरेशन था, कंट्रोल्ड ऑपरेशन था, जिससे आईबी अपने सोर्सेस के जरिए किसी लोगों को लुभाया गया, उनको लुभाया गया, उनको एक तरह से लाया गया और उनके मूवमेंट्स को मॉनिटर किया गया, उन्हें पिकअप कर दिया गया, फिर उन्हें क्वेश्चन करके नॉर्मल जो प्रोसीजर, यही सतीश शर्मा का पॉइंट था कि नॉर्मल प्रोसीजर ये था कि उनको जाके अरेस्ट करते, लेकिन इस केस में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक तरह से आईबी भी इस षड्यंत्र का हिस्सा था और इसीलिए उनका कहना था कि ये आईबी को भी इन्वेस्टिगेट किया गया और उनको भी चार्जशीट उन्होंने किया गया। तो ये एक तरह से कोई गलत बात नहीं है क्योंकि आईबी में इसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है कि अगर आप आईबी को भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन में घसीट लेते हैं। लेकिन अब तो साफ आ गया है, आईबी का नाम खुद जीके पिल्ले बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो ये बात तो एक तरह से अब ऑफिशियल औपचारिक तौर पे आ गई है, जो सब अंदर से जो जानी जाती थी बात अब सामने आ गई है। जैसे कुछ लोग को का कहना है कि ये हर एक देश में होता है, जैसे शेखर गुप्ता जी ने लिखा है, हर एक देश में होता है और ये कंट्रोल्ड किलिंग है, इसको फेक एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। और अगर आप कंट्रोल्ड किलिंग के ऊपर सवाल उठाएंगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, ये बात शेखर गुप्ता ने कहा है और कुछ लोगों का कहना है। तो मैं खैर इससे इत्तेफाक नहीं रखता, वो तो फिर आप किसी को भी पकड़ के कंट्रोल्ड किलिंग बाद में कर सकते हैं। तो आईबी और सीबीआई और बाकी जो है इसमें अभी एक जंग छिड़ा हुआ है और जो कह सकते हैं कि आईबीआई का पल्ला ज्यादा भारी हो गया है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, आईबी जिसने पहले से कई बार ऑब्जेक्शन इसके लिए रेज किए थे, जिस तरह से सीबीआई उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, आईबी के चीफ ने खुद प्रधानमंत्री को भी लिखा था, होम मिनिस्टर को भी लिखा था और इस वजह से होम मिनिस्ट्री ने सैंक्शन मना कर दिया था, रद्द कर दिया था आईबी को प्रोसिक्यूट करने के लिए। अब वो बात सामने आ रही है। अब कई अफसर, फॉर्मर आईबी के अफसर बात कर रहे हैं, फॉर्मर चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर एम के नारायणन ने कहा है, जीके पिल्ले ने कहा है,
हेडली ने ऑफिशियली अब कोर्ट के सामने कह दिया है। तो एक तरह से अब आईबी जैसे आप कह रहे हैं उनका पल्ला भारी हो गया है। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन ऑनिल की जो आपने पॉइंट रेज किया शेखर गुप्ता वाला, हो सकता है कि कुछ कंट्रीज में उन्होंने कुछ लीगल प्रोटेक्शन दिया हुआ है इस किस्म के किलिंग्स के लिए। इंडिया में इस वक्त ऐसे कोई लॉज नहीं है जिससे ये किया जा सकता है। अगर आप पुलिस के कस्टडी में हैं और आपको मर्डर कर दिया जाता है तो वो इलीगल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वासु बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ।